नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी 11th हिस्ट्री का स्टडी इसमें करेंगे। तो इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ाया गया है इसी चैनल पे एक ही साथ। इस बात को ध्यान में रखकर कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री का स्टडी करना मस्ट हो जाता है। इसके बगैर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो एक ही चैनल पे एक ही जगह 6 से लेकर के 12 तक का हिस्ट्री अवेलेबल हो, इसको ध्यान में रखकर ये पढ़ाया गया। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है अब तक और 11th ही चल रहा है। इसके बाद मैं 12 को भी पढ़ाऊँगा, अपलोड कर दूँगा आपके लिए। तो आज ये स्टैंडर्ड 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री का यहाँ से पढ़ाई होगी इस वीडियो में। इस चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है, सॉरी ये चौथा चैप्टर है आपको। तो इसमें है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और उसका विस्तार कैसे हुआ, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेकंड वीडियो इस चैप्टर के लिए उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। उमैयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया। पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। उसने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उमैयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इस्लाम उमैयद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। उमैयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द अल मलिक ने जो नीतियां अपनाईं, उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। खिलाफत में जो सोने के दीनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, वे रोमन और ईरानी सिक्कों दिनारियस और द्राखमा, ये रोमन और ईरानी सिक्के थे। दिनारियस रोमन, ईरानी सिक्के हुए द्राखमा की अनुकृतियां थे, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे और यूनानी और पहलवी ईरान की भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। शब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा सुधार। नीचे दिखाए गए सिक्कों से यह पता चलता है
कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरब इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए हैं, उसके हाथ में तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली हैं उनमें यह पहली है। अपने में यह खास भी है क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा। अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। अब्द अल मलिक की सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। अब्बासी क्रांति के विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। मुस्लिम राजनैतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने दवा क्या है तो आंदोलन का नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वे पैगंबर मुहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों को मिलीजुली आबादी थी जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए गए थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उमैयदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा महदी उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध ठहराया। उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। जब नदी का नाम है जब क्या था तो नदी है। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला
और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर होता गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया। इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया। तुर्की गुलाम अधिकारियों का गुट मामलुक कहलाता था। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश और मिस्र तथा सीरिया में तुलुनी वंश अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। सन 945 में वह भी छिन गई जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र डेलाम के बुवाही नामक शिया वंश के बगदाद पर कब्जा कर लिया। शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह राजाओं का राजा भी शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था और उसका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मिरिख, जिसे अल काहिर भी कहा जाता है, के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा अरबी से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। मुसलमानों की जनसंख्या, जो उमैयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों
अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। देखिए, वे कुशल सवार और योद्धा थे, और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी सामानी बुवाही प्रशासनों में शामिल हो गए, और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल अलपतिगिन द्वारा की गई थी, और उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया। बुवाहियों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था, जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसे पेशेवर सेना थी। मसूद का एक सेनापति भारतीय था, जिसका नाम तिलक था, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था, और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है, और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में गजनवी को, जो सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। सल्जुक तुर्क सामानियों और कारखानियों, आगे पूर्व की ओर से आए गैर मुस्लिम तुर्क की सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों तुगसिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसको बनाया तो निशापुर को अपनी राजधानी। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक, जहां बुवाहियों का शासन था, की ओर दिया, और 1050 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेल को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अल्प अरसलन उसका उत्तराधिकारी बना। अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया, आधुनिक तुर्की तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफ़ी अधिक लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।